माहिरा की हाल ही में आहन के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में उसकी सास भानुमति भी रहती है। बहू, अरे ये क्या टीवी देखती बैठी है तू? चल, जल्दी से घर के काम निपटा ले। तब तक मैं खाना बना देती हूँ। दोनों साथ मिलकर सारे काम करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज शाम को पानी जाने वाला है, फिर सीधे कल ही आएगा। ओफो माँ जी, आप भी ना बहुत दिमाग खाती रहती हो। मैं कल कर दूंगी ना सारे काम आराम से। आप रसोई का काम कर लो और बाकी का काम शाम से पहले हो जाएगा। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे ना सिर्फ सारे काम खत्म करने हैं, बल्कि कल सुबह तक के लिए पानी भी भर के रखना है। और ये सारे काम तेरे मायके वाले आकर करेंगे क्या? मैंने कहा ना माँ जी, मैं कर लूंगी सारे काम टाइम से। अब आप जाइए यहाँ से और मुझे टीवी देखने दीजिए। फिर भानुमति वहां से चली जाती है। फिर 2 घंटे के बाद, हाँ यार, वो वाली ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी ना? हाँ, वो मैंने चौक के पीछे खुले हुए नए शोरूम से ली है। बहुत महंगी है। अरे ओ महारानी, हुआ कि नहीं तेरा टाइम पास खत्म? अब थोड़ा काम भी कर ले। मैंने सारा खाना भी बना दिया है और अब शाम के 4 बज रहे हैं और 6 बजे पानी जाने वाला है। अरे माँ जी, आप निश्चिंत होकर मंदिर जाइए। मैं 6 बजे के पहले सारे काम कर दूंगी। तुझ पर तो मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। शादी के बाद पहले हफ्ते में ही तूने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खैर, कर देना सब ठीक से। आती हूं मैं। इतना कहकर भानुमति मंदिर चली जाती है। फिर जब वो 6 बजे वापस लौटती है, तब भी माहिरा ने एक भी काम किया नहीं होता और वो अभी तक अपनी सहेली से ही बतिया रही होती है। बहू, मैंने तुझे कहा था ना, 6 बजे पानी जाने वाला है, लेकिन फिर भी तूने कोई काम नहीं किया। अरे नहीं, माफ कीजिए माँ जी। वो सहेली से बात करते करते वक्त कब बीत गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं कुछ नहीं जानती। कहीं से भी पानी मंगवा और पूरे घर की सफाई कर। फिर तेरे पैसे जाए या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। क्या? हाँ, इसी से तुझे सबक मिलेगा, वरना तो सुधरेगी नहीं। फिर माहिरा को ढेर सारे पैसे देकर पानी मंगवाना पड़ता है और वो सारा काम भी करती है। फिर एक दिन, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? और तू इतनी बेअकल कैसे हो सकती है भला? ये सब्जी चख कर देख, इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं है। अगर जरूरी मसाले डालेगी ही नहीं तो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी? चल, अब फिर से इसे बना दे और वैसे ही बनाना जैसे मैं तुझे बोलूंगी। पर माँ जी, आप मेरा काम क्यों बढ़ा रही हो? अब इसी सब्जी में नमक मिर्ची डालकर खा लो ना इसे। मैं बाद में आपसे सीख लूंगी। नहीं बहू, अरे तुझे क्या लगता है, तू जो भी खिलाएगी हम वो सब चुपचाप खा लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। चल, फिर से सब्जी बना दे। अब माहिरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से सब्जी बनानी पड़ती है। गुजरते दिनों के साथ साथ माहिरा अपनी सास से बहुत परेशान होने लगती है। देखो माहिरा, माँ बुरी नहीं है। वो तो बस तुम्हें सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, ताकि तुम ना तो सिर्फ एक अच्छी बहू बन सको, बल्कि एक अच्छी इंसान भी बन सको। पर आहान, वो हर काम में मुझे रोकती टोकती है। 1 घंटे से ज्यादा टीवी भी नहीं देखने देती। बाहर जाओ तो मेरे साथ चली आती है। अब तुम ही बताओ, मेरी चिड़चिड़ नहीं होगी तो क्या होगी फिर? अरे लेकिन इन सब में गलत क्या है? 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखना सही नहीं है। और रही बात हर जगह तुम्हारे साथ आने जाने की, तो तुम्हें खरीदारी करनी बिल्कुल नहीं आती। इसलिए हर जगह तुम्हारे साथ माँ आती है और वो हर काम में तुम्हें इसीलिए रोक टोक करती है, ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधारो। और वो हर काम में तुम्हारी मदद भी तो करती है ना? हाँ हाँ, वो तो है। ये तो मेरी बात समझने से रहा। इससे कुछ बोलकर फायदा नहीं है। फिर एक सुबह, बहू, अरे ओ बहू, चल उठ जा। अरे माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 बजे है और मैं तो 7 बजे उठती हूँ। फिर सोने दो ना मुझे। देख बहू,
आज से तू भी मेरे साथ सुबह के वॉक पर चलेगी। तू दिन भर बस एक ही जगह पर पड़ी रहती है और ऐसे ही रहेगी तो तेरी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए तुझे शरीर को हिलाना बहुत जरूरी है। नहीं माँ जी, दिन भर कम अत्याचार नहीं करती आप मेरे साथ। कम से कम आप सुबह तो बख्श दो। मैं तेरी भलाई के लिए ही तुझ पर अत्याचार करती हूँ। चल, अब ज्यादा मुंह मत चला और मुंह हाथ धोकर मुझे गेट पर मिल। अरे यार, अब माहिरा को ना चाहकर भी जल्दी उठकर भानुमति के साथ वॉक पर जाना पड़ता है और भानुमति का ये बर्ताव माहिरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस बहुत हुआ, अब तो मुझे अपनी सास से छुटकारा पाकर ही रहना है। वो मुझे अपने तरीके से रहने ही नहीं देती। बहू हूँ, अपनी सास के गुलाम नहीं। और अब तो मैं माँ जी को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। फिर रात में देखो ना हन, माँ जी ने आज भी मुझसे कितना सारा काम करवाया। मुझे अपनी सहेली के पास जाना था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। आखिर इतनी बेरहम वो कैसे हो सकती है? अरे माँ, अब बार बार इसे इतना चिल्लाती क्यों रहती हो? अगर आपकी सहेली एडमिट होती तो आप पहले घर का काम संभालती या उसे देखने जाती? बताइए। अरे ओ जोरू के गुलाम, अपनी बीवी की बातों में मत आ। ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी और इसकी सहेली की बातें सुनी है आज। इन दोनों का तो पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था। हे भगवान, क्या माँ जी आप भी? मैं झूठ बोल रही हूँ या आप बोल रहे हो? महान, ये बस हम दोनों में फूट डालने के लिए ये सब कर रही है और कुछ नहीं। मुझे तो अब इस घर में रहने का भी बिल्कुल मन नहीं करता और ऐसे लगता है कि मैं किसी कैद खाने में आ गई हूँ। अरे झूठी और मक्कार तो तू है, तो मुझे क्या बोल रही है? बस कीजिए माँ, आप कुछ ज्यादा ही बोलती हो माहिरा को। अरे वो बेचारी सुन के लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुछ भी बोलती रहो। वाह बेटा वाह, तू अब इसकी साइड लेकर मेरे साथ झगड़ा करेगा क्या? तुझे नहीं पता कि ये कैसी है। मैं इसके अच्छे के लिए इसके साथ गुस्से से पेश आती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे ढील दे दी तो ये पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। देखा ना हन, कैसे बोल रही है माँ जी। बस करो माँ, और कितना सुनाओगी आप इसे? इस तरह आहन भानुमति को चुप करा देता है। चलो अच्छा हुआ, और अब मैं इसी तरह आहन और उस बुढ़िया के बीच में फूट डालूंगी और इसे यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज के काम आप ही कर दो ना। क्या? अरे ये क्या कह रही है तू? अभी 30 मिनट पहले ही तो तू फुदक फुदक कर नाच रही थी, तो अब क्या हो गया तुझे? अरे माँ जी, अभी 10 मिनट पहले ही मेरा पैर मुड़ गया है और मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी आपसे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम। आप जैसा निर्दयी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, सच में माँ जी। अरे चल चल, ज्यादा बकवास मत कर लूंगी मैं सारे काम। फिर भानुमति घर के सारे काम करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो माहिरा के कमरे के बाहर सफाई कर रही होती है, तभी वो उसकी बातें सुन लेती है। अरे हाँ बाबा, मैंने अपनी सास को झूठ बोला है, पर अब आज का सारा काम वो खुद से ही करेगी। इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला। मुझे तो पहले से पता था। अभी मैं आहन को फोन करके बुलाती हूँ। फिर भानुमति आहन को कॉल करके घर पे बुलाती है और माहिरा का सच बताती है। क्या? अरे ये आप क्या बोल रहे हो माँ जी? हद है। आहन, मेरा विश्वास करो, मेरा पैर सच में मुड़ा है, इसीलिए बहुत दर्द हो रहा है। मैंने माँ जी को सारे काम करने के लिए क्या कह दिया? इन्होंने फिर से तुम्हारे और मेरे बीच झगड़े लगाने की कोशिश की। अरे माँ, माहिरा आखिर झूठ क्यों बोलेगी? अरे तो फिर मैं झूठ बोलूंगी क्या? देख बेटा, तेरी ये बीवी एक नंबर की नालायक है। फिर तू इसे मान या ना मान। बस बहुत हो गया आहन, अब मैं हर रोज अपनी बेइज्जती नहीं सहन करके लूंगी और अब मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आपको मुझसे तकलीफ है ना माँ जी? फिर चली जाती हूँ मैं ये घर छोड़कर।
क्या? ऐसा मत करो माहिरा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माँ जाएगी, वो भी सीधे गाँव। आहान, मुझे ऐसा लगा था कि आप जितना मुझसे प्यार करती हो उतना ही प्यार मेरी बीवी से भी करोगी, लेकिन आपने इसके साथ ठीक नहीं किया है माँ। और अब आप गाँव जाइए, वहीं पर आप सही से रह पाओगी, और यहाँ पर हमें सुकून से रहने दीजिए। आहान की ये बातें सुनकर भानुमति अब हैरान रह जाती है और आहान उसे गाँव भेज देता है। आखिरकार मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल ही गया। उस बुढ़िया ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था, लेकिन अब तो मैं अपनी मन की मालकिन हूँ और मुझे यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। फिर एक दिन, अरे आहान, अब माँ जी तो यहाँ पर नहीं है, तो तुम ही मेरे साथ राशन लेने चलो ना। नहीं माहिरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? फिर माहिरा को खरीदारी करने अकेले ही जाना पड़ता है, जहाँ उसे भावतोल करने नहीं आता और उसका बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर यहाँ पर माँ जी होती तो वो बराबर लड़ झगड़ कर पैसे कम करवा देती, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल नहीं आता और इसमें मेरे कितने सारे पैसे चले गए और मैंने एक्स्ट्रा का सामान भी भर लिया। माँ जी रहती तो वो सबसे पहले लिस्ट बनाती, फिर खरीदारी करने निकलती। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर एक सुबह आहान के ऑफिस जाने के बाद माहिरा दिन भर बस आराम ही फरमाती है और शाम होने पर उसे बहुत पछतावा होता है। अरे नहीं, सीरीज देखते देखते तो मेरे 6 घंटे कब बीत गए, मुझे कुछ पता नहीं चला। अब आधे घंटे में आहान यहाँ पर आता ही होगा और उसके कपड़े प्रेस करके रखने हैं, क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। मैंने तो उसके लिए खाना भी नहीं बनाया, उसे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, और अब तो मुझे खाना भी बनाना होगा। बाप रे, जब माँ जी यहाँ पर थी तब वो दिन रात डांट कर मुझसे सारे काम करवाती थी और तब मेरी लाइफ एकदम सही चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। भानुमति पहले माहिरा को काफी मदद भी करती थी, लेकिन अब अकेले सारा काम करते समय माहिरा को भानुमति की बार बार याद आती है। फिर एक दिन जब घर पर आहान के बॉस और उनकी वाइफ आती है, तभी, हे भगवान, ये सोफे पर तो कितनी धूल मिट्टी है, मेरे सारे सफेद कपड़े खराब हो गए। हाँ आहान, तुम्हारी बीवी घर को ठीक से साफ नहीं करती क्या? हर जगह पर कितनी गंदगी फैली हुई है, और तो और घर में एक अजीब सी बदबू भी आ रही है। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल। जाने दो आहान, हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमसे यहाँ पर और नहीं रुका जाएगा। लेकिन मैम, सर। आहान अब गुस्सा हो जाता है। तुम्हें हो क्या गया है माहिरा? तुम्हारे कारण आज मेरी प्रमोशन की बात अधूरी रह गई, वरना आज तो सर को मैं मना ही लेता। अरे तुम्हारे कहने पर मैंने माँ को गांव भेज दिया, लेकिन तुम ही कोई काम ठीक से नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, क्योंकि तुम तो दिन भर आराम करती हो और दिन खत्म होने पर तुम्हारी आंखें खुलती है। हाँ हान, मुझे भी अब यही लग रहा है कि सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि जब यहाँ पर माँ जी थी तो वो मुझे गुस्से से समझा कर ही सही, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती थी और मैंने ही उनके बर्ताव को गलत समझ लिया। उनके खौफ से मैं हर तरह से सक्षम बन जाती, लेकिन उनके गांव जाने के बाद मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए मैं और बिगड़ती चली गई। अरे तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी माँ को उल्टा बोला। माफ कर दो आहान, माँ जी कभी गलत नहीं थी, मैंने ही तुम दोनों के बीच में दरार लाई, और उस दिन तो सच में मैंने पैर मुड़ने का नाटक किया था, और माँ जी ने यह भी सच बोला था कि मैं अपनी सहेली के साथ पार्टी में जाने वाली थी, और वो हॉस्पिटल की बात झूठ थी। क्या? हाँ हान, मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे सुधरने का एक पहला और आखिरी मौका दे दो। मुझे सब कुछ ठीक करना है, और प्लीज आहान,
माँ जी को गांव से वापस लेकर आओ। चलो शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर आई। अब माहिरा के वापस कहने पर आहान भानुमति को गांव से शहर बुला लेता है और माहिरा उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रहने दे बहू, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तू सुधरना चाहती है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने तुझे माफ कर दिया। शुक्रिया माँ जी। इस तरह धीरे धीरे ही सही, लेकिन माहिरा वाकई में सुधर कर अपनी सास के साथ खुशी से रहने लगती है। आहाना की हाल ही में अधिक नाम के लड़के के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास सुलग्ना, ससुर संजीव और ननद डिम्पल होती है। एक सुबह जब आहाना रसोई में जाती है, तभी वहां का हाल देखकर वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये रसोई है या कबाड़ खाना? ये क्या हालत बना के रख दी है मेरे ससुराल वालों ने रसोई की। फिर आहाना जल्दी से रसोई की सफाई करके सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे बहू, कहाँ मर गई थी? इतना लेट नाश्ता क्यों दिया तुमने? अभी से ही तेरा ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं आया है जो आपको इतना लेट नाश्ता दे दूं। रसोई कितनी गंदी हुई थी। कौन गया था रात को रसोई में? मैगी का मसाला सारा गैस पर बिखरा हुआ था। प्लेट को भी अगर सिंक में डाल रहे हो तो उसमें थोड़ा पानी तो डाल देते ना, ताकि वो सूखा ना रहे और वहां पर कॉकरोच ना आए। ऊपर से नमक का डब्बा भी खुला ही छोड़ दिया था। अरे आहाना, मैंने बनाई थी रात को मैगी। यार 2 बजे मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए मुझसे रहा ही नहीं गया। अच्छा, तो तुम हो वो महानालायक। बहू, अपने पति से इस तरह से बात करते हैं क्या? तमीज वमीज कुछ सिखाई कि नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? मेरे घर वालों पर मत जाइए पापा जी, और मुझ में तमीज है, लेकिन जब कोई उल्टे सीधे काम करता है तो उनसे इसी तरीके से बात करनी पड़ती है। और अधिक उनमें तो जरा भी मैनर्स नहीं है। आइंदा से रसोई को अगर गंदा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? अरे उसे और कितना बोलेगी तू? अब नहीं करेगा वो वैसा। नहीं माँ जी, ये बात मामूली नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है। रसोई हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है जहाँ पर खाना बनता है, और अगर वही गंदा रहेगा तो गंदगी के साथ साथ घर में पनौती भी आ सकती है। मेरे आने से पहले आप लोग पूरी तरह नौकरानी पर निर्भर थे और नौकरानी आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलती होगी, लेकिन मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे आप सबकी चिंता है। आहाना की बात सभी लोग चुपचाप सुन लेते हैं और आहाना को भी लगता है कि उसके कहने से सब उसकी बात पर अमल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दिन सुलग्ना का जन्मदिन होता है। तभी डिम्पल रसोई में जाकर अपनी माँ के लिए केक बनाती है, लेकिन केक बनाने के चक्कर में वो सारी रसोई को बुरी तरह गंदा कर देती है। और जब केक कटिंग होने के बाद आहाना रसोई में जाती है, तभी रसोई की हालत देखकर वो चिल्ला पड़ती है, डिम्पल! अरे क्या हुआ है भाभी? क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो आप? मैं आपसे कहीं कोसों दूर नहीं हूँ, आपके पास ही हूँ। डिम्पल, अरे तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या? उस दिन मैंने इतना बड़ा भाषण दिया और उसके बावजूद भी आज तुमने रसोई को वापस गंदा कर दिया। अरे अगर अपनी माँ के लिए केक बनाना ही था तो शिद्दत से बनाती ना। सारा मैदा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, चॉकलेट खुली है, ओवन का बटन भी ऑन है। तुम्हारी इस बेवकूफी के चलते ओवन कहीं खराब हो गया तो? और ये देखो, ये क्रीम का कोन भी नीचे गिर गया है और चींटियां लग चुकी है उस पर। अरे केक बनाया है या मजाक किया है तुमने? तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। अरे थोड़ी तो साफ सफाई रखती।
देखो भाभी, मैं जल्दबाजी में थी, इसीलिए ये सब हुआ। और अगर मैं किचन में काम करूंगी तो किचन तो गंदा होगा ही ना। उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप साफ कर दो इसे। मैं तो अब पढ़ने जा रही हूँ। मुझे इस सब के अलावा बहुत सारे काम पड़े हैं। वाह, अगर तुम्हें बहुत सारे काम पड़े हैं तो मैं भी यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ। चुपचाप रसोई की सफाई करने में मेरी मदद करो। रसोई है ये, कोई कचरा पट्टी नहीं। देखो भाभी, मैं सफाई करने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे सच में काम है। इतना कहकर डिम्पल वहां से चली जाती है और आहाना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो घर में सबने नौकरानी ही समझ कर रखा है। नॉनसेंस कही की। हम्म, फिर आहाना को पूरे रसोई की सफाई अकेले ही करनी पड़ती है। फिर एक दिन जब आहाना बाहर मार्केट में खरीदारी करने गई होती है, तभी सुलग्ना अपने लिए और संजीव के लिए खाना लेती है और बर्तनों को ऐसे ही खुला छोड़ देती है। और फ्रिज में से आमरस लेने के बाद भी वो फ्रिज बंद करना भूल जाती है। फिर जब आहाना वापस घर आती है, तभी ये सब देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। ये सब क्या है माँ जी? इतना चीख चीख कर समझाने के बाद भी आप सब अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? आपने सब्जी तो ले ली, तो ये कढ़ाई पर ढक्कन क्यों नहीं रखा आपने? या फिर बची हुई सब्जी किसी डब्बे में भरकर रख देती। और फ्रिज को देखो, वो भी खुला छोड़ दिया है आपने। कहीं उसमें चूहा घुस गया तो? अरे आप इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो माँ जी? ए लड़की, जबान संभाल कर बात कर। और अगर मैंने बर्तन और फ्रिज को खुला छोड़ दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं टीवी पर सीरियल देख रही थी, उसके चक्कर में मेरा ध्यान नहीं रहा। अब तू आ गई है ना, तो तू ही कर ले ये सब। हाँ, मेरे पास तो अब यही काम बचे हैं कि आप काम बिगाड़ते रहो और मैं उसे संभालती रहूं। और कहाँ पर रहता है आपका ध्यान? आपको तो ना रसोई की सफाई की पड़ी है और ना ही किसी की सेहत की। बस बेशर्मों की तरह रहना आता है आपको। बहू, अब तुम हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं बदतमीजी, क्योंकि आप सब लोग मुझे मजबूर कर रहे हो पापा जी। दिन रात रसोई को इतना साफ करने के बावजूद भी आप मेरी कही गई बात मान ही नहीं रहे। अरे अगर आप लोग रसोई को साफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे गंदा भी मत करो ना। 1000 बार कहा है मैंने आपको। चींटियां, कॉकरोच, चूहे सबके सब खाने पे आ जाते हैं, पर भगवान ना करे उस दूषित खाने को खाकर कहीं किसी की सेहत खराब हो गई तो तब क्या करोगे आप? अरे बस करो, पूरे दिन ज्ञान की देवी की तरह बस प्रवचन ही देती रहती हो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर हम पक गए हैं। और तुम्हारे आने से पहले भी हम सब इसी तरह रहते थे। तुम्हारी बातें कोई नहीं मानने वाला, इसीलिए ये प्रवचन देना बंद करो और अपने काम से काम रखो। देख बहू, अगर तुझे रसोई की सफाई करनी है तो तू ही कर। हम तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तेरे सफाई करने से या फिर ना करने से हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, समझी कि नहीं? हाँ, समझ गई माँ जी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप सबके बारे में इतना सोच रही थी। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आप लोग तो सुअर हो, सुअर। अरे आपको अच्छा पानी भी दे दिया ना, तो आप लोग कीचड़ में ही जाओगे। लेकिन अब आज के बाद से मैं साफ सफाई करूंगी ही नहीं। आपको जैसे रहना है रहिए आप लोग। और उस दिन के बाद से आहाना रसोई की सफाई पर ध्यान देना बंद कर देती है और रसोई हर वक्त गंदी ही रहती है। उसे जितनी जरूरत होती है वो बस उतनी ही सफाई करती है और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। फिर एक दिन जब सबको चाय पीनी होती है, तभी अरे बहू, जा जाकर सबके लिए चाय बना दे। शाम के 5:45 बज चुके हैं। अधिक ने नए टोस्ट और बटर लाए हैं बेकरी से।
आज तो मैं चाय के साथ वही खाऊंगी। जा, जल्दी बना दे चाय। अरे माँ जी, जैसे आप थोड़ा सा काम करके थक जाती हो, वैसे ही मैं भी आज ढेर सारा काम करके थक गई हूँ। एक काम कीजिए, आप चाय बनाने के लिए आपकी बिगड़ी हुई बेटी डिम्पल से कहिए, या फिर खुद बना दीजिए। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है, और बिगड़ी हुई होगी तू। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा बिगड़ेल तो और कोई हो ही नहीं सकता। कलमुही कही कि जब देखो तब जबान चलाती है। फिर सुलग्ना खुद ही रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन तभी उसे चाय का पतीला ही नहीं मिलता और सारे बर्तन सिंक में पड़े होते हैं। हे भगवान, ये चाय का पतीला कहाँ चला गया? अब मैं चाय कैसे बनाऊंगी? बहू, तभी आहाना वहां पर आती है। क्या हुआ माँ जी? आपने मुझे आवाज क्यों दी? अरे मुझे चाय बनानी है और सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, तो अब मैं चाय किस में बनाऊं? क्यों? आपने ही कहा था ना कि मेरे सफाई करने से या ना करने से आप लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप ही धो दीजिए इन बर्तनों को, करिए सफाई। अरे लेकिन फिर आहाना वहां से चली जाती है और सुलग्ना को बर्तनों के साथ साथ रसोई की सफाई भी करनी पड़ती है। फिर एक रोज अधिक आहाना से खाने के लिए वेफर्स मांगता है। अरे ये क्या है आहाना, ये वेफर्स इतने नरम क्यों हो गए और इनका टेस्ट भी कुछ अलग ही लग रहा है। नमकीन की जगह पर ये तो एकदम फीके फीके से लग रहे हैं। देखो अधिक, इसे पिछली बार तो तुमने ही खाया था और खाने के बाद तुमने इस पैकेट को खुला ही छोड़ दिया था, इसीलिए ये नरम हो गए हैं। लापरवाही करने में तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने महारत ही हासिल की है। इसमें अब मैं क्या ही बोलूं? आहाना की ये बातें सुनकर अधिक चुप हो जाता है। और फिर ऐसे ही एक रोज जब डिम्पल कॉलेज से घर आती है, तब वो हमेशा की तरह फिर से अपने टिफिन को वैसे का वैसा ही रख देती है। और जब उसे आहाना देखती है, तब वो भड़क जाती है। नालायक कही कि आज भी इसने रोज की तरह अपना टिफिन बिना धोए ही रख दिया है। इसे भी सबक सिखाना होगा। अब मैं कल इसे इस गंदे टिफिन में ही खाना दूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर अगले दिन आहाना डिम्पल को उसी गंदे टिफिन में खाना देती है, और जब डिम्पल ये देखती है, तब वो गुस्से से लाल हो जाती है। फिर शाम को घर आने पर वो आहाना को खूब सुनाती है। भाभी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या फिर कहीं बेच कर आई हो आप? अरे आपने मुझे गंदे टिफिन में खाना क्यों दिया? अरे इतना गंदा बर्ताव कोई कैसे कर सकता है? पहले तो सफाई का बड़ा ज्ञान देती थी ना आप, तो अब क्या हुआ आपको? कहाँ गई आपकी सफाई की देवी? अरे तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल होना चाहिए ना। आखिर तुम सब गंदगी में ही तो रहते हो। शायद अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जब गंदगी होती है तब कैसा महसूस होता है। और सेम ऐसे ही मुझे भी महसूस होता था जब मैं हर रोज रसोई को साफ करती थी और आप लोग उसे गंदा करते थे। मेरे इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग नहीं सुधरे, इसीलिए मैं जैसे को तैसा कर रही हूँ। और अब से मैं ऐसा ही बर्ताव करूंगी, क्योंकि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। अगर आप लोगों को सफाई की कुछ भी नहीं पड़ी, तो मैं क्यों सोचूं सबके बारे में? आहाना की ये बातें सुनकर सबको काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सब उसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी भाभी, मैं समझ सकती हूँ। उस दिन केक बनाने के बाद भी मैंने पूरी रसोई को गंदा ही रख दिया था और रोज मैं अपना टिफिन ऐसे ही फेंक कर अपने कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब कल से हर रोज मैं अपना टिफिन धोया करूंगी और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं रसोई को साफ करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ हाँ ना बहू, मुझे भी माफ कर दे। अरे मैं तो घर की बड़ी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी
मैंने ये सब किया। हाँ बहू, तुम हम सबकी भलाई चाहती थी और तुम तो इतने अच्छे से अपना बहुधर्म निभा रही थी, लेकिन हम ही तुमसे नालायक की तरह पेश आ रहे थे। हमें माफ कर दो बहू, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो आहाना, लेकिन आज के बाद से हम सब साथ मिलकर रसोई को साफ रखेंगे। हर कोई अपना योगदान दिया करेगा सफाई में। और हम सबको ये सबक सिखाने के लिए थैंक यू आहाना, क्योंकि तुम्हारे इसी बर्ताव के वजह से अब हम सबकी अकल ठिकाने पर आई है। फिर अंत में आहाना सबको माफ कर देती है और उस दिन के बाद से घर के सभी लोग रसोई की सफाई करने में ध्यान देते हैं और एक साथ खुशी से रहते हैं। मधु की बहू पंखुरी जॉब पर जाया करती है और इसीलिए बहू ने घर पर काम वाली रखी होती है। काम वाली चमेली दिन में 2 बार आकर काम करके चली जाती है और दोनों टाइम का खाना भी वही बनाती है। एक दिन की बात है। हे भगवान, सत्यानाश हो इस चमेली का, अभी तक काम पर नहीं आई है। मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, पता नहीं कब आएगी ये महारानी। फिर मधु गुस्सा होकर ऑफिस गई हुई पंखुरी को कॉल करती है। क्या हुआ है माँ जी, क्यों बार बार फोन करके परेशान करती हो मुझे आप? कुछ काम धंधे है कि नहीं आपको? बस घर बैठे बैठे आराम करती रहती हूँ। अरे ओ भूतनी की, तेरे कारण ही मेरा ये हाल है। अभी तक उस बेवकूफ चमेली का कोई पता नहीं है। यहाँ पर मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है, खुद तो काम पर चली जाती है। अगर तुझे खाना बनाना आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। देखिए माँ जी, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानती कि चमेली कितनी देर में आएगी, लेकिन वो टाइम की बड़ी पक्की है। वो अपने टाइम पर जरूर आ जाएगी, इसीलिए आप उसका इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपके पेट में इतने ही चूहे दौड़ रहे हैं तो आप खुद ही बना लीजिए ना खाना। आप कोई लूली लंगड़ी नहीं हो, आपके हाथ पांव सही सलामत है। इसीलिए मेरा दिमाग मत खाइए और खुद को ही काम कीजिए। बाय। अरे लेकिन सुन तो मेरी बात। हेलो बहू, इसकी तो ऐसी की तैसी। सच में मेरी बहू तो एक नंबर की नालायक है। फिर थोड़ी देर में वहां पर चमेली आ जाती है। मेरा राम भी ले जा मेरा काम, भी ले जा मेरा शाम, भी ले जा मेरा नाम, भी ले जा। कल रात आया मेरे घर में एक चोर। आंखें अरे ओ छमक छल्लो, यू ठुमक ठुमक के मत आया कर, जल्दी जल्दी आया कर। इस समय तक मुझे भूख लगती है, लेकिन मेम साहब मेरे को भी काम रहता है ना, इसीलिए मैं फिक्स टाइम पर ही आएगी। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या ठूसोगी आज? क्या? मेरा मतलब क्या क्या बनाऊं मैं आपके खाने के लिए, ये बताइए। आलू मटर की सब्जी बना दे, मटर मैंने छिल के रख दिए हैं, और फुलके और चावल। और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन बना दे, उसका आटा फ्रिज में पड़ा है। ठीक है मेम साहब, बना देगी मैं। और हाँ, जल्दी जल्दी बना सारा खाना, मेरे तो भाग ही फूटे हैं, ना बहू का सुख है और ना ही काम वाली का। सभी मेरा खून पीते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक से पंखुरी की दादी सास का फोन आता है और वो मधु को बताती है कि वो कुछ दिन वहां पर रहने वाली है। ये खबर सुनकर मधु थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो पंखुरी से कहती है, अरे पंखुरी बहू, मेरी सास आने वाली है, यानी तेरी दादी सास। कुछ दिन वो यहीं पर रहेगी। हाँ तो मैं क्या करूं, नाचूं या उनकी आने की खुशी में मिठाइयां बांटती फिरूं? अरे कल मुही, पहले मेरी बात तो सुन ले कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, बताइए क्या कहना है आपको? तेरी दादी सास ने कहा है कि वो आते ही राजमा चावल खाएगी,
क्योंकि उन्हें राजमा चावल बहुत पसंद है और उन्हें तेरे हाथ के ही राजमा चावल खाने हैं। क्या? और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये नहीं पता कि तू जॉब पर जाती है और तुझे खाना बनाना भी नहीं आता है। इसीलिए जब वो घर पर आएगी तब तुझे कुछ दिन जॉब से छुट्टी लेनी होगी और तो और चमेली के साथ ही तू रसोई में रहना, ताकि उन्हें ये लगे कि तू ही खाना बना रही है। बाकी उन्हें बाहर के हॉल में मैं संभाल लूंगी और रसोई तक आने ही नहीं दूंगी। ओह गॉड, नहीं नहीं माँ जी, मैं ये झूठ मूठ का नाटक नहीं करने वाली। अगर उन्हें ये सब पता चलता है तो चलने दो ना। उनके लिए मैं थोड़ी ना अपना कोई नुकसान करूंगी और ना ही कोई झूठ बोलूंगी। अरे ढीठ लड़की, अगर मेरी सास को पता चला कि मेरी बहू ऐसी है तो वो मुझे चप्पल से मारेगी। इसीलिए मेरी माँ, प्लीज मेरे लिए ये नाटक कर। बस कुछ ही दिनों की बात है। अरे मेरे लिए ना सही तो अपने पति मुकुल के लिए तो कर ले बहू। क्या माँ जी आप भी? अच्छा ठीक है, मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने अपनी छुट्टियां बचाई थी, वो अब मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। और हाँ, ये सब मैं मुकुल के लिए नहीं बल्कि आपके लिए कर रही हूँ, समझी ना आप? हाँ ठीक है बहू। फिर पंखुरी नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है और दादी सास घर में आ जाती है। तभी पंखुरी रसोई में चमेली के साथ खड़ी रहती है और चमेली का बनाया हुआ राजमा चावल अपनी दादी सास को परोसती है। अरे वाह पंखुरी बहू, क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। इतना बढ़िया राजमा चावल तो मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया दादी, लीजिए ना और लीजिए, मैंने आपके लिए रोटियां भी बनाई है, वो भी लाती हूँ मैं। हाँ सासू माँ, आराम से खाइए, पेट भरकर खाइए। मेरी बहू सब जानती है, बहुत अच्छा और बेहतरीन खाना बनाती है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। पंखुरी बहू, मैं रोटियां नहीं खाती, मुझसे वो चबाई नहीं जाती ना, तो अपनी सेहत के चलते मैं ज्यादातर चावल ही खाती हूँ और इसीलिए मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन राजमा चावल ही खाती हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, अब आज से तू राजमा चावल एक एक दिन छोड़कर बनाया करना, ठीक है ना? ठीक है दादी। हाँ, अभी आज सोमवार है तो बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही राजमा चावल बनेगा। ये ले बहू, तेरा नेग, खुश रहे। अरे दादी, इस सब की क्या जरूरत है? रख ले बहू, तेरी शादी में तो मैं नहीं आ पाई, इसीलिए तुझे आज दे रही हूँ। मेरी तरफ से तोहफा समझकर ही रख ले। अब पंखुरी यूं ही जब जब दादी को खाना चाहिए होता है तभी वो रसोई में चमेली के साथ खड़ी रहती है। ऐसे ही जब बुधवार आता है तब फिर से राजमा चावल बनता है। ये लीजिए दादी, आपका फेवरेट राजमा चावल कैसा बना है? वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, आज भी राजमा चावल एकदम मस्त बने हैं। वैसे बहू, तू राजमा को कितने घंटों तक भिगोती है? हे भगवान, कहीं ये पंखुरी बहू कोई गड़बड़ ना कर दे, फिर तो मेरी खैर नहीं आज। क्या हुआ पंखुरी बहू, बताएगी भी? दादी जी, वो मैं ना राजमा को 2 घंटे भिगोती हूँ। क्या? अरे ये तू क्या बोल रही है? राजमा को कोई 2 घंटे भिगोता है क्या? नहीं सासू माँ, बहू का कहने का मतलब ये है कि पकने में 2 घंटे लगते हैं और ये तो राजमा को रात में ही भिगोती है और सुबह बनाती है। करीबन 8 से 9 घंटे में अच्छी तरह भीग जाता है राजमा। हाँ दादी, मैं वही कह रही थी, बस उल्टा कह दिया कि भिगोती 2 घंटे हूँ। अच्छा,
ऐसी बात है क्या? हाँ दादी। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई। फिर एक दिन अचानक से चमेली की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो लास्ट मिनट पर फोन करके काम पर आने से मना कर देती है। दादी सास के राजमा चावल खाने का दिन होता है और इसीलिए मधु और पंखुरी बुरी तरह फंस जाती है। अरे क्या हुआ पंखुरी बहू, अभी तक मेरा राजमा चावल क्यों नहीं बनाया तुमने? वो मैं बनाने ही जा रही थी दादी। ठीक है बहू, तुम सासू माँ के लिए राजमा चावल बना दो और मैं अपने लिए हलवा बना देती हूँ। आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। अरे अरे, दोनों सास बहू अंदर काम करोगी तो मैं अकेली बाहर क्या करूंगी? मधु बहू, तू मेरे साथ बैठ, हम दोनों मिलकर टीवी पर रामायण देखेंगे। चल आजा। लेकिन सासू माँ, अरे चल भी, हलवा पंखुरी बहू बना देगी। क्यों बहू? जी दादी, बना दूंगी मैं। हे भगवान, पता नहीं आज क्या होगा। आज तो हम पूरी तरह काम से गए, सूली पर तो चढ़कर ही रहेंगे। फिर पंखुरी को ना चाहते हुए भी जैसे तैसे ऑनलाइन वीडियोस देखकर राजमा चावल और हलवा बनाना ही पड़ता है। लेकिन वो पूरा खाना बिगाड़ देती है और दादी सास ये सब देखकर एकदम हैरान रह जाती है। अरे पंखुरी बहू, रोज तो तू कितना लजीज और लाजवाब खाना बनाती है, और आज तूने ये जले हुए चावल और बेस्वाद राजमा क्यों बनाया है? वो दादी, दरअसल पंखुरी बहुत परेशान हो जाती है और अंत में उसे सच बोलना ही पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन सच तो यही है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या? अरे तो इतने दिनों तक खाना कौन बना रहा था? तेरा भूत या तेरी सास का भूत? नहीं दादी, कोई भूत नहीं था। वो चमेली बना रही थी, हमारी काम वाली। गई भैंस पानी में। क्या? फिर पंखुरी दादी सास को सारी सच्चाई बताती है कि वो खाना बनाना जानती ही नहीं है, और तो और वो जॉब पर भी जाती है और उसे मधु ने ही ये सारा नाटक करने के लिए कहा था। हे भगवान, अरे बेवकूफो, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया तुम दोनों ने। अरे ये मधु तो है ही घनचक्कर, इसे ना तो पहले अक्ल थी और ना ही आज है। मुझे माफ कर दीजिए दादी जी, मुझे तो ऐसे लगा था कि आप पुराने ख्यालात वाली हो, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। अरे मुझसे ज्यादा पुराने ख्यालात वाली तो तेरी ये मूर्ख सास मधु है। हाँ, मैं पहले थी थोड़ी सी पुराने विचारों वाली, लेकिन अभी समय के साथ साथ मेरी सोच में भी काफी बदलाव आ चुका है। और रही बात तेरे जॉब की, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तू कमा रही है, वही अपने आप में बड़ी बात है। और अगर क्या हुआ जो तुझे खाना बनाना नहीं आता, इससे तेरा स्वभाव और तेरे चरित्र में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हाँ दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मधु, तूने बहुत गलत किया है। बहू को तेरे कारण कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन सासू माँ, अरे चुप कर, तू तो कुछ बोल ही मत। और अब तेरी सजा यही है कि तू हमारे लिए बढ़िया सा राजमा चावल और वो सोडा ला दे। हम दोनों पोता बहू और दादी सास मजे से सारा खाना खाएंगे और बाद में सोडा पिएंगे और खूब मजे करेंगे। क्यों पंखुरी बहू? हाँ दादी, बिल्कुल करेंगे। इन दोनों की तो, ये पंखुरी तो बच गई, लेकिन जाते जाते मुझे फंसा कर गई, भूतनी कही की। और इस तरह अंत में दादी सास पंखुरी को कुछ भी नहीं बोलती और मधु सबके लिए राजमा चावल बनाती है
जिसके बाद में सभी एक साथ मिलकर मजे से राजमा चावल खाते हैं।